अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चीज़ें लेंगे, लेकिन हम इसमें बेयर एक्ट नहीं पढ़ने वाले, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेयर एक्ट पढ़ने के लिए विलिंग हो तो वो हम हमारी टीम से रब्ता कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आज हम देखेंगे क्या। हम तीन चीज़ें देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, सेकंड हम फिर देख कॉन्ट्रैक्ट है क्या, फिर थर्ड पे हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स कितनी हैं। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक बनता कैसे है। सबसे पहले आपने एक मिसाल लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर आपके दरमियान और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे दरमियान। कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये हुआ है कि जनाब आप मुझे कार देंगे और मैं आपको 18 लाख रुपए दूंगा। तो ये अब एक बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे, अब सबसे पहले इसको हम बात को देख लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले आपने सबसे पहले एक चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट में, प्रपोजल। सेक्शन 2A 2A कहता है कि प्रपोजल क्या है। आपने जनाब मुझे प्रपोजल दिया, आप मुझे कभी ना कहीं से मुझे पता लगा होगा या आपने कहा होगा कि जनाब मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, और मैं कहूँगा जनाब भाई मुझे कार की ज़रूरत है और मैं आपकी कार खरीदने के लिए विलिंग हूँ। तो आपने जो किया वो प्रपोजल, जो मैंने आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया कि मैंने अपनी विलिंगनेस शो की, जनाब मैं आपकी ही कार खरीदना चाहता हूँ, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस होगी। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस की, प्रपोजल भी हो गया और एक्सेप्टेंस भी हो गया, तो एक तीसरी चीज़ बनेगी, वो होगा प्रोमिस। प्रोमिस को कौन सी चीज़ डिफाइन करती है, वो सेक्शन 2B करता है डिफाइन। अच्छा, अब यहाँ तक तो प्रोमिस है। अब क्या आप कहेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्या मैं पाबंद हूँ अपनी बात का, या आप पाबंद है अभी तक? नहीं, अभी तक हम दोनों पाबंद नहीं हैं। अब एक और बात आएगी कि मैं पूछूंगा जनाब आप कितने में बेचना चाहते हैं। आप कहेंगे जनाब मैं 18 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। मैं कहूँगा जनाब ठीक है, मैं आपकी ये कार 18 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो मतलब ये चीज़ आ गई, 18 लाख रुपए आपके लिए मेरी तरफ से कंसीडरेशन है, और आपकी जो कार है वो मेरे लिए कंसीडरेशन आ गई। अब प्रोमिस के अंदर एक नई चीज़ हमने ऐड कर दी, वो आ गई कंसीडरेशन। जब किसी प्रोमिस के अंदर कंसीडरेशन ऐड होगी तो एक नई चीज़ बनेगी, उसे हम कहेंगे एग्रीमेंट। अब आपके और मेरे दरमियान क्या होगा, एग्रीमेंट। इसलिए एक मैगजीम है वो इधर क्लियर कर लीजिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जनाब हम इस बात को थोड़ा सा और डीप चलते हैं कि कैसे, कि जनाब ये तो एग्रीमेंट बन गया। अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब ये एग्रीमेंट लॉफुल है, तब कंसिडरेशन इसमें लॉफुल है। जनाब कार आप बेच सकते हैं, आपकी कार है। अगर तो ये चोरी की कार होती तो जनाब ये एग्रीमेंट तो होना था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना था। अब कॉन्ट्रैक्ट को क्या चीज़ डील करेगी, सेक्शन 2H। अच्छा, ये स्लाइड शो पे आपके आगे ये सेक्शन आ रहा होगा, इस सेक्शन याद कर लीजिए, सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये सेक्शन क्या कहता है, 2H, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अब यही चीज़ आज का हमारा दूसरा टॉपिक था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आज के लेक्चर की चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स कितनी है। सबसे पहले आप याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स, सबसे पहली किस्म जो अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी है, जो दूसरी काइंड है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हम रखेंगे, जो तीसरी काइंड है वो हम अकॉर्डिंग टू उसकी पार्टीज रखेंगे, और जो उसकी जो फोर्थ काइंड को जो हम देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से देखेंगे कि उसे परफॉर्म कैसे होना है। अब ये चार काइंड्स आ गई। सबसे पहले हम अपनी काइंड की तरफ चलते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी के हवाले से कितनी काइंड है। सबसे पहली काइंड है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो ये वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टीज अपनी ओब्लिगेशन, अपना प्रोमिस नहीं फुलफिल करेगी तो दूसरा बंदा उसे सू कर सकता है। अब कैसे, जनाब आप मुझे कार देने के पाबंद थे और मैं आपको 18 लाख रुपए देने का पाबंद हूँ, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर आप मुझे कार नहीं बेचते और मैं आपको 18 लाख रुपए बेच देता हूँ तो मैं अदालत में जाके ये कहने का मजाक हूँ जनाब ये कार मुझे दिलवाई जाए, या मुझे कार बेचते हैं और मैं 18 लाख रुपए देने से मुकर देता हूँ तो आप अदालत को कहेंगे जनाब मोहम्मद नूरुल हसन साहब कार अपने पैसे देने से मुकर गए हैं, तो अदालत इसको परफॉर्म करवाएगी। ये है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबिलिटी के हवाले से जो दूसरी टाइप है वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आप बेसिक बात ये याद रखनी है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, जब इसकी फॉर्मेशन होती है तब ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ये वॉइड नहीं होता। वॉइड बाद में होता है, ये अब इनिशियो मतलब इनिशियल में वॉइड नहीं होता।
अब आगे हम चलते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है। वॉइड समझते हैं, काल अदम हो जाना। काल अदम होने का मतलब कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि अब आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते इस कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है, इसकी हम थोड़ी सी आगे फर्दर किस्म है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसको आपका सेक्शन डील करेगा 56। अच्छा याद रखिएगा, जो वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट है, इसको डील करेगा सेक्शन 2J। जो आपका अगर तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है जनाब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। अब जनाब आपने एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट आपका वही 18 लाख रुपए में कार वाला हो गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाय नेचुरल डिजास्टर कोई भी आसमानी आफत आई तो आपकी वो कार जल गई अगले दिन ही। तो अब ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आप मुझे वो जली हुई कार तो नहीं दे सकते, और अब ना तो इसमें आपकी कोई गलती है, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि अब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होगी। इसको सेक्शन 56 डील करता है, सेक्शन याद रखिएगा। अब अगली बात है जिससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, सब्सिक्वेंट इललीगैलिटी, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में आगे जाके कानूनी कोई उसमें आ जाए कि जनाब ये चीज़ को ममानत है, पाकिस्तान के अंदर आटे का शॉर्टेज हो गया था तो गंदम की जो ट्रेड है उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अब मिसाल के तौर पर मेरा आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जनाब आप मुझे 1000 मन गंदम पहुंचाएंगे। तो अब हुआ ये है कि हुकूमत ने ये एक लॉ ऑफ फोर्स इन्फोर्स कर दिया कि अब 100 मन से ऊपर गंदम को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल नहीं कर सकते। तब इसमें क्या हुआ, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी आ गई। तो आपकी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई नहीं है गलती, ना मेरी तरफ से। अब कानून इसके अंदर कूद पड़ा है, तो मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। ना आप परफॉर्म कर सकते हैं, ना पैसे देने का मैं मिजाज हूँ। अब हम अगली देखते हैं कि जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, रिजेक्शन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आगे जब हम पढ़ेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लेकिन आप इस पॉइंट पे अभी समझ लीजिए कि अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, कि आप कहते हैं कि जनाब कि नूरुल हसन साहब ने मेरे जो कन पट्टी पर बंदूक रखी थी और कहा था कि 18 लाख रुपए में मुझे कार दो, तो मैं कार नहीं देना चाहता क्योंकि मेरी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। जब आप ये बात कहें कि जनाब नूरुल हसन साहब पैसे तो ठीक दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो कन पट्टी पर गन रख रही थी, खैर है, कार तो बिकी, पैसे तो आए, तो आप कहते हैं इन्फोर्स करवा लें। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा दें या एक्सेप्ट कर लें। अगर तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल से वैलिड हो जाएगा, और अगर तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं अदालत को जाके जनाब ये तो मुझसे अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए इन्होंने, कोरिजन के जरिए इन्होंने मुझसे ये चीज़ ली है, ज़बरदोर ज़बरदस्ती के जरिए, तो जनाब आप इसको वॉइड करवाएं, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड की कैटेगरी में चले जाएगा। आगे जनाब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, इसमें अब क्या होता है कि अगर आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस या इन्फोर्स तब होना है कि जब जो डिपेंडेंट इवेंट है वो हैपन हो। अब इससे मुराद क्या है, बिल्कुल मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं अपने भाई से ये बात करता हूँ कि जनाब अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी LLB में एडमिशन ले लेंगे तो मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा। अगर वो एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में ले लेता है, तो या वो लैट ही क्लियर नहीं करता, या उसका पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मैं पैसे देने का मिजाज नहीं हूँ क्योंकि जो इवेंट था वो हैपन ही नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको मैंने बता दिया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये अब आपने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी की बात है। वॉइड एग्रीमेंट क्या है जनाब, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन जब वॉइड एग्रीमेंट बनता है तो ये अब इनिशियो ही अनइन्फोर्सेबल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ का जिसको कानून इजाज़त नहीं दे रहा, मिसाल के तौर पर आप, वही बात है कि अब कानून पहले आया हुआ है कि आप 1000 मन गंदम को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एग्रीमेंट ही होगा, और वो भी वॉइड, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों था वो वॉइड, क्योंकि लाभ बाद में आया, सब सीक्वेंट के बाद में आया था, इसलिए हम कहते हैं कि वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि वॉइड एग्रीमेंट। एक बड़ी मज़ेदार किस्म है अन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जनाब अब कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन अब उसके अंदर इतनी एम्बिगुइटी है, कुछ ऐसे
लकूनाज है जिसकी वजह से अदालत या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसे इन्फोर्स नहीं करवा सकती, तो वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आएगा। जनाब हम आज अब अगली काइंड देखते हैं कि इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट वो है जिसे कानून आपको रोकता है और उससे सज़ा भी मिलेगी इस एग्रीमेंट को। नहीं, मिसाल के तौर पर आप मंशियात का एग्रीमेंट करते हैं कि जनाब मैं इतने पैसे दूंगा तो मुझे इतनी मंशियात देना, नारकोटिक्स की किसी भी किस्म की चीज़ देते हो, तो ये इलीगल है, ये वॉइड तो है ही है, और इसके साथ आपको अदालत या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके आपको पनिश भी कर सकती हैं। ये तो जनाब हमने देख दी इन्फोर्सेबिलिटी के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के हवाले से अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स की कितनी काइंड्स हैं। हमने अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी तो देख लिया। सबसे पहले थी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जिसमें आप वाज़िया तौर पर कहते हो राइट्स एंड ड्यूटीज़ आप डिफाइन कर देते हो। मिसाल के तौर पर आप एक बुक स्टोर पर जाते हो, आप कहते हो कि जनाब मुझे ये वाली बुक चाहिए, कोई ABC बुक चाहिए, तो वो आपको ABC बुक रिस्क 50 में दे देता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल एक्सप्रेस है, आपने वाज़िया कहा जनाब मुझे बुक चाहिए, और उसने वाज़िया कहा कि मुझे आप इतने पैसे दे, और आपने वो पे कर दिया और उसने आपने वो बुक दे दी। ये एक्सप्रेस है। अच्छा, इधर ये बात याद रखिएगा, बेशक आपने वो बुक ली है या आपने फर्दर उसे ऑर्डर दे दिया कि वो आपके घर वो बुक पहुंचा दे और आप उसे पैसे डिलीवर कर देंगे, तो ये भी एक्सप्रेस कैटेगरी। इम्प्लाइड क्या है? इम्प्लाइड ये है कि जनाब आप 100 रुपये भिजवाते थे उस बुक स्टोर को, तो वो आपको हमेशा वही बुक दे देता था। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको सीरीज ऑफ एक्शन है इसके हवाले से कि आप हमेशा 100 रुपये भेजते थे तो आपको हमेशा वो बुक पहुंचा देते। जैसे आम हमारे स्कूल वालों का बुक स्टोर के साथ ये एग्रीमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये आ जाएगा इम्प्लाइड की कैटेगरी। अब तीसरी किस्म है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट वो हैं जो आप खुद तो नहीं बनाते लेकिन आपके ऊपर कानूनी तौर पर बाइंड होते हैं। इसके अंदर आप एक मिसाल यूँ ले लीजिए, आपको ज़मीन से एक शनाख्ती कार्ड मिला है, वो शनाख्ती कार्ड मिस्टर वाई का है, तो आप कानूनी तौर पे इस कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं वो शनाख्ती कार्ड उठाते ही कि आप वो मिस्टर वाई को वापस करें, हालांकि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो ये आप खुद नहीं बनाते, ये आपको मोरालिटी और इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे आप पर ये इन्फोर्स कर दिया जाता है। हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट की कितनी काइंड्स है। कॉन्ट्रैक्ट की दो किस्में हैं, एक एग्जीक्यूटेड और एक एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड जनाब जो वक्त पे ही परफॉर्म हो जाए, जैसे आप बुक स्टोर पर गए और आपने कहा जनाब मुझे ABC बुक चाहिए, और वो कहता है जनाब मुझे 50 रुपये आप दो, मैं आपको बुक देता हूँ। आपने उसे बुक ले ली और उसने आपसे पैसे ले लिए, तो ये वहाँ ही परफॉर्म हो गया। ये क्या होगा? एग्जीक्यूटेड। ED इसके एंड पे आता है, याद रखिएगा कि जो वक्त पर ही परफॉर्म हो जाए। अब दूसरी किस्म है एग्जीक्यूटरी, जिसके अंदर आप कहते हो कि जनाब मेरे घर आप ये बुक पहुंचा दें तो मैं आपको पैसे पहुंचा दूंगा, ये मतलब फ्यूचर पर कॉन्ट्रैक्ट चला गया। तो ये कौन सा हो गया? अब हम पार्टीज के हवाले से देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कितनी इकसाम है। कॉन्ट्रैक्ट की दो इकसाम है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। सबसे पहले यूनिलैटरल के यूनि मतलब एक यक तरफा। मैं कहता हूँ कि जनाब कोई भी बंदा मुझसे कार 18 लाख रुपए में ले ले, तो इसका मतलब है यूनिलैटरल है। अगर आप के साथ अब बायलैटरल में क्या होगा? दो बंदे इन्वॉल्व होंगे, कम अज कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब दो बंदे कैसे कि आप कहते हो कि जनाब भाई ये मैं आपको 18 लाख रुपए में, नुरुल साहब आपको मैं 18 लाख रुपए में ये एक कार बेचना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो मैं आगे कहूँगा कि जनाब ये मैं खरीदना चाहिए, ये ऑफर पर्टिकुलर मेरे लिए है और मेरी एक्सेप्टेंस पर्टिकुलर आपकी जो कार के लिए, तो ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इंशाल्लाह ताला अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एसेंशियल ऑफ द